नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। नेतरहाट टनल रोड प्रोजेक्ट, विभाग को नहीं मिला कोई योग्य कंसल्टेंट, अब नए सिरे से शुरू हुई विशेषज्ञों की तलाश। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट की पहाड़ियों में प्रस्तावित टनल रोड परियोजना को लेकर पथ निर्माण विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टनल निर्माण के लिए विभाग को अब तक कोई योग्य कंसल्टेंट नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अब नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग ने इस परियोजना के लिए मार्च माह में ही कंसल्टेंट की तलाश शुरू की थी, लेकिन वांछित योग्यता रखने वाले विशेषज्ञ सामने नहीं आए। इसे देखते हुए विभाग ने फिर से आवेदन मांगे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 मई को प्री बिड मीटिंग होगी और इच्छुक कंसल्टेंट 19 मई तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके बाद 20 मई को बिड खोली जाएगी और योग्य कंसल्टेंट का चयन सुनिश्चित किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की योजना घाघरा से नेतरहाट तक की सड़क को एक आधुनिक टूरिस्ट कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की है। इस पूरी सड़क को डिवाइडर के साथ 4 लेन बनाया जाएगा ताकि आवागमन पूरी तरह सुरक्षित हो सकेगा। वर्तमान में नेतरहाट की संकीर्ण पहाड़ी सड़कों पर बॉक्साइट लदे ट्रकों और पर्यटकों के वाहनों के कारण अक्सर गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार गाड़ियां गहरी खाई में गिर चुकी हैं। टनल रोड के निर्माण से इन खतरों को समाप्त किया जा सकेगा और पर्यटकों को एक विश्वस्तरीय अनुभव मिलेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाना है। वर्तमान संकीर्ण मोड़ों के बजाय टनल के माध्यम से वाहन सीधे और सुरक्षित तरीके से निकल सकेंगे, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी नए पंख लगेंगे। वाणिज्य कर विभाग को मिलेंगे 280 नए वाहन, मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिया बड़ा निर्देश। झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में विभागीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने विभागीय सचिव को पत्र भेजकर 280 नए वाहनों की खरीद का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि विभाग राज्य की राजस्व संग्रह में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के स्वकर राजस्व में वाणिज्य कर विभाग का लगभग 60% योगदान है। विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को हर वर्ष करीब 24 से 26 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। वहीं खनिज संपन्न राज्य होने के बावजूद खनन विभाग से लगभग 17,072 करोड़ रुपए का ही राजस्व मिलता है। उन्होंने कहा कि यदि विभाग को पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं और आधुनिक वाहन उपलब्ध कराए जाएं, तो ये विभाग सालाना 30 से 35 हजार करोड़ रुपए तक राजस्व संग्रह करने की क्षमता रखता है। पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि वाणिज्य कर विभाग लगातार जीएसटी के फर्जी निबंधन, कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। हालांकि पर्याप्त वाहन और संसाधनों की कमी के कारण कार्रवाई की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। सरयू राय का दामोदर बचाओ शंखनाद, बोले जहरीली हो रही दामोदर और कोनार नदियां, डीसी से कार्रवाई की मांग। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने दामोदर और कोनार नदी के प्रदूषण को लेकर बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बीटीपीएस प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख, छाई और रसायनों से युक्त दूषित पानी सीधी नदियों के संगम स्थल को जहरीला बना रहा है, जो क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा है। विधायक सरयू राय ने बताया कि दामोदर बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार सुबह उन्हें घटना के पुख्ता वीडियो और फोटो साक्ष्य भेजे हैं। इन साक्ष्यों में स्पष्ट दिख रहा है कि ऐश पॉन्ड की पाइपलाइन फटने के कारण प्रदूषित पानी अनवरत नदियों में मिल रहा है। उन्होंने ये सभी तस्वीरें बोकारो की उपायुक्त डीसी को भेजकर जिला पर्यावरण समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंधन पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विधायक सरयू राय ने बीटीपीएस प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राख का सही निस्तारण न हो पाने के कारण प्रबंधन नियमित अंतराल पर जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि गर्मी के मौसम में ये हाल है तो बरसात के दिनों में प्रदूषण का स्तर और भी भयावह हो जाएगा। झारखंड में मलेरिया का हॉटस्पॉट बना पश्चिमी सिंहभूम, 50% मामले इन 5 जिलों में। झारखंड के 5 जिले चाईबासा, सरायकेला, साहिबगंज, खूंटी और गोड्डा वर्तमान में मलेरिया के प्रमुख हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन 5 जिलों में राज्य के कुल मलेरिया मामलों का 50% से अधिक हिस्सा दर्ज किया गया है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 16,553 मामले दर्ज किए गए हैं और इसे राज्य का मलेरिया केंद्र माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी संक्रमण का प्रभाव देखा गया है।
आगामी मॉनसून को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत बारिश के दौरान और उसके बाद जल भराव वाले इलाकों की पहचान की जाएगी ताकि मच्छरों के पनपने के अनुकूल वातावरण को नष्ट किया जा सके। साथ ही उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्क्रीनिंग बढ़ाई जाएगी और जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। रामगढ़ सदर अस्पताल में डिजिटल सुविधाओं की समीक्षा, पेपरलेस व्यवस्था लागू करने की तैयारी। झारखंड के रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने विशेष रूप से मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और डेटा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में जिले के स्वास्थ्य तंत्र को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे जिले के सरकारी अस्पतालों ने पेपरलेस कार्य प्रणाली लागू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है, जिससे कागजी प्रक्रिया को कम किया जा सके। इस पहल के तहत मरीज अपने मोबाइल में आभा ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन के बाद आसानी से इलाज और जांच की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इससे मरीजों को लाइन में लगने और दस्तावेजों को संभालने की परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में भी मदद मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब सीओ नहीं कर पाएंगे निजी जमीन की नापी, अदालत ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी जमीन, प्राइवेट लैंड की नापी और सीमांकन के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा आदेश पारित किया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिकारी यानी अंचलाधिकारी, सीओ या कर्मचारी किसी भी निजी भूखंड का सीमांकन नहीं कर सकते। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत अधिकारी अब तक निजी जमीनों की नापी कर रहे थे। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि दो निजी व्यक्तियों के बीच जमीन की सीमा या नापी को लेकर कोई विवाद है तो वे पुलिस या अंचल अधिकारियों के पास जाने के बजाय सक्षम सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन के सीमांकन का वैधानिक अधिकार केवल अदालत के पास सुरक्षित है और इसे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि झारखंड गठन के बाद से कैबिनेट की कथित निर्णय को आधार बनाकर अंचलाधिकारियों द्वारा जमीन की मापी कराई जा रही है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वो शपथ पत्र दायर कर बताए कि ये शक्ति उन्हें किस कानून से मिली है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। तब तक किसी भी निजी विवादित भूखंड का सीमांकन सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाएगा। ये मामला रुक्मणी देवी द्वारा दायर एक रिट याचिका से जुड़ा है। इस याचिका के माध्यम से जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद अब अंचल कार्यालयों में जमीन की मापी को लेकर चल रही सैकड़ों मामलों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, दोषी अफसरों पर गिरेगी गाज, अयोग्य शिक्षकों की जाएगी नौकरी। झारखंड में वर्ष 2016 की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को डोरंडा स्थित हाईकोर्ट के पुराने भवन में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने इस मामले की पहली सुनवाई की। कमीशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को स्टेट मेरिट लिस्ट, नियुक्त अभ्यर्थियों के नाम, उनके प्राप्तांक और नियुक्ति की वास्तविक तिथि का विस्तृत विवरण शपथ पत्र के साथ दाखिल करने का निर्देश दिया है। कमीशन मुख्य रूप से इस बात की पड़ताल करेगा कि क्या जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के आदेश के बाद संशोधित योग्यता सूची सही तरीके से तैयार की थी। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया है और क्या अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की रिक्तियों को कम योग्यता वाली उम्मीदवारों से भरा गया। इसके अलावा 17,784 विज्ञापित रिक्तियों के मुकाबले केवल 12,046 परिणामों के प्रभावी होने के कारणों की भी जांच होगी। सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद और जेएसएससी के उप सचिव बशीर अहमद उपस्थित रहे। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी। इसमें वास्तविक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ अयोग्य अभ्यर्थियों को हटाने और गड़बड़ी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय या आपराधिक कार्रवाई करने का प्रावधान शामिल है। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। 3 महीने में 1380 रुपए की वृद्धि को बताया जबरन वसूली। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है। प्रदेश महासचिव आलोक कुमार दुबे और मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने संयुक्त रूप से इसे आम आदमी और छोटे व्यापारियों की जेब पर डकैती करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण देश आर्थिक अराजकता की ओर बढ़ रहा है।
प्रदेश महासचिव आलोक कुमार दूबे ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों में कमर्शियल गैस के दाम में करीब 1380 रुपए यानी 81% की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में 993 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि कर केंद्र ने गरीब और मध्यम वर्ग को संकट में डाल दिया है। इसका सबसे बुरा असर चाय दुकानों, छोटे होटलों और सड़क किनारी रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाली स्ट्रीट फूड कारोबारियों पर पड़ेगा, जिससे रोजगार छिनने की नौबत आ सकती है। वहीं मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने केंद्र सरकार की नीतियों को जबरन वसूली की संज्ञा दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से अब तक सिलेंडर की दाम 1580 रुपए से बढ़कर 3071 रुपए तक पहुंच गए हैं। शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर बोझ डालना केंद्र की जन विरोधी कार्यशैली का हिस्सा है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि कमर्शियल गैस के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी भारी इजाफा हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लिया जाए ताकि आम जनता और छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि कीमतें कम नहीं की गईं, तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। रांची गौरी दत्त मंडेलिया हाई स्कूल में श्री सर्वेश्वरी समूह का जागरूकता अभियान आयोजित। झारखंड के रांची में श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा रांची, औघड़ भगवान राम आश्रम, अघोर पथ, लेक रोड पश्चिम रांची द्वारा आज 2 मई 2026 को पंछी को दाना पंछी को पानी जन जागरूकता अभियान वर्ष 2026 के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को गौरी दत्त मंडेलिया हाई स्कूल, रातू रोड, रांची में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के बच्चों के बीच 150 सकोरा, मिट्टी का बर्तन और दाना के पैकेट बांटा गया। कार्यक्रम में एक छोटी सभा की गई, जिसमें श्री सर्वेश्वरी समूह का संक्षिप्त परिचय देते हुए बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। इसमें भीषण गर्मी में पक्षियों को पीने का पानी और दाना मिल सके, साथ ही उनके जीवन की रक्षा हो सके के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में गौरी दत्त मंडेलिया हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक आश्रित शामेंद्र खाखा सहित टीचर्स जय किशन द्विवेदी, श्रीमती मीरा लकड़ा, गीता कुमारी, उषा कुमारी तथा नीतू प्रिया का सहयोग रहा। सरायकेला कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा। अब झारखंड हाईकोर्ट तय करेगा चुन्नू मांझी का भविष्य। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने फांसी की सजा पा चुके दोषी चुन्नू मांझी की अपील और राज्य सरकार की ओर से सजा की पुष्टि या कंफर्मेशन के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की। सरायकेला की निचली अदालत ने 25 सितंबर 2025 को चुन्नू मांझी को अपनी ही रिश्तेदार रवि मांझी, उनकी पत्नी कल्पना और 3 मासूम बच्चों की टांगी से काटकर हत्या करने का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसके अलावा अदालत ने उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसी फैसले के खिलाफ दोषी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये खौफनाक घटना 23 फरवरी 2019 की सुबह की है। प्राथमिकी के अनुसार दोषी चुन्नू मांझी ने अपने रिश्तेदार के परिवार पर टांगी से हमला कर 5 की जान ले ली थी। हत्या के बाद वो कुल्हाड़ी लेकर अपने भाई सिद्धू सोरेन के घर भी पहुंचा और वहां भी हमला किया। उसने घर और मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। धनबाद में भीषण हादसा, मलबे में दबने से 4 दिहाड़ी मजदूरों की मौत, सुरक्षा मानकों पर उठ रहे सवाल। धनबाद स्थित बीसीसीएल की मुनीडीह कोल वॉशरी में स्लरी वॉश कोल डस्ट लोडिंग के दौरान मजदूरों पर अचानक मलबा भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में 4 दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो गई। घटना शनिवार शाम करीब 5:15 बजे की है। मृतकों में गोपीनाथ डीह के माणिक बावरी 45 व दिनेश बावरी 52, समशिखरा निवासी दीपक बावरी 50 और रुदी कपूरिया निवासी मोढ़ा गोप 59 थे। गोपीनाथ डीह की सुनीता देवी घटना में बाल बची। वो किसी तरह मलबे से सकुशल बचकर बाहर निकल आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोडिंग पॉइंट पर एक दंगल के करीब 7 से 10 मजदूर काम कर रहे थे। सभी मैनुअल लोडिंग के माध्यम से ट्रक में स्लरी लोडिंग कर रहे थे, तभी घटना घटी। हादसे के बाद चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद साथी मजदूरों ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हादसे की खबर फैलते ही मुनीडीह और आसपास के इलाके के लोग वहां जुट गए। मृत मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वॉशरी प्रबंधन ने परिसर के अंदर व बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बताते चलें कि मुनीडीह कोल वॉशरी की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। वॉशरी की क्षमता लगभग 1.6 मिलियन टन प्रति वर्ष है। स्लरी लोडिंग जैसे जोखिमपूर्ण कार्य के दौरान मलबा कैसे ढहा, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और निगरानी की कमी थी। हादसे ने वॉशरी में सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है।
इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ मौके पर पहुंच गई और तत्काल राहत व बचाव कार्य चलाया गया। मुनीडीह ओपी के अलावा पुटकी और भागाबांध थाना की अधिकारी और जवान विधि व्यवस्था में जुटी थी। नागाड़ी मॉब लिंचिंग मामले के आरोपी डॉक्टर टूडू को हाईकोर्ट से मिली राहत। जाने क्या था पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के चर्चित बागबेरा नागाड़ी 4 हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर टूडू की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। डॉक्टर टूडू लंबे समय तक पुलिस को चकमा देने के बाद निचली अदालत में सरेंडर करने के बाद से जेल में बंद था। अदालत ने उसे राहत देते हुए जमानत प्रदान की है। हालांकि उस पर इसी घटना से जुड़ा एक अन्य मामला अब भी लंबित है। ये मामला 18 मई 2017 का है, जब बागबेड़ा के नागाड़ी गांव में बच्चा चोरी की झूठी अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया था। उग्र भीड़ ने विकास कुमार वर्मा, उनके भाई गौतम कुमार वर्मा और उनके दोस्त गंगेश की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। बचाव करने आई विकास की दादी राम सखी देवी भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनकी इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई थी। पुलिस जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि डॉक्टर टूडू फरार रहने के दौरान बिष्टुपुर में छिपकर रह रहा था और भारत सरकार के उपक्रम यूसिल में नौकरी कर रहा था। फरार रहने के कारण उस पर अलग से कानूनी मामला दर्ज था, जिसमें अब उसे उच्च न्यायालय से राहत मिली है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के ब्राह्मण कुंडी से सटे पश्चिम बंगाल के एकडाल स्थित बाबा डालेश्वर शिव मंदिर में शुक्रवार को गाजन पर्व पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था देखने को मिली। शाम में भोक्ताओं ने बड़े तालाब में स्नान कर पुजारी से पूजा अर्चना कराई। इसके बाद नगर परिक्रमा करते हुए मंदिर पहुंचे। कई भक्तों ने अपनी जीभ में लोहे की कील, त्रिशूल और छड़ घोंपकर और जलते अंगारों पर चलकर कठिन तपस्या का प्रदर्शन किया। गोरिया भार अनुष्ठान से पहले महिलाओं ने सड़कों की सफाई कर धार्मिक परंपरा निभाई। देर रात पाठ भक्त के नेतृत्व में गोरिया भार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुंची। गोरिया भार का पवित्र जल व्रतियों के बीच वितरित किया गया, जिसे ग्रहण कर उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। मंदिर समिति के अनुसार ये गाजन पर्व सैकड़ों वर्षों से परंपरागत रूप से मनाया जाता आ रहा है। पुजारी मोंटू त्रिपाठी और टूना त्रिपाठी ने बताया कि हर वर्ष श्रद्धालु इसी तरह कठिन साधना के जरिए भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। देवघर प्रीमियर लीग 13 फाइनल, ब्लैक रॉयल्स का जलवा, पिंक पैंथर को हराकर जीता खिताब। झारखंड में देवघर प्रीमियर लीग सीजन 13 का भव्य फाइनल रविवार की शाम केकेएन स्टेडियम में खेला गया। दूधिया रोशनी में खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में ब्लैक रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पिंक पैंथर को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पिंक पैंथर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन बनाए। आनंद प्रकाश ने 26 रन, 30 गेंद, ऑरियन ने 24 रन और गौरव ने 22 रन का योगदान दिया। ब्लैक रॉयल्स की ओर से साहिल शेख ने घातक गेंदबाजी करते हुए 16 रन देकर 3 विकेट झटके और विपक्षी टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्लैक रॉयल्स की टीम ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। टीम ने 17.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 131 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। सुधांशु ने 28 गेंदों में 41 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। सिद्धांत ने 33 रन और परवेज ने 22 रन बनाकर जीत को आसान बना दिया। फाइनल के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता ब्लैक रॉयल्स और उप विजेता पिंक पैंथर को मुख्य अतिथि मेयर रवि राउत और डिप्टी मेयर टिप चैटर्जी ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। वहीं विजेता को 2 लाख और उप विजेता को 1.5 लाख का चेक भी सौंपा गया। इस अवसर पर एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार झा, अतिथि ध्रुव सिंह और जेसी राज सहित अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को विभिन्न विशेष पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए। दर्शकों के लिए भी 2000 से 2500 रुपए तक के आकर्षक पुरस्कार शामिल थे। मौके पर देवघर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विजय झा सहित संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। राजनगर में पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती मनाई गई। चंपाई सोरेन ने भाषा संस्कृति संरक्षण पर दिया जोर। सरायकेला खरसावां जिले के गांव देसाई राजनगर में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन उपस्थित रहे, जिन्होंने प्राइमरी स्तर से संथाली भाषा में पढ़ाई शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में झारखंड में संथाली समेत सभी आदिवासी स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूल के स्तर से पढ़ाई शुरू करने का काम शुरू हुआ था, जिसे बाद में रोक दिया गया। प्राथमिक स्तर से ओल चिकी लिपि में पढ़ाई इस भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाने की दिशा में मददगार साबित होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की असली पहचान उसकी माटी, भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव में है। उन्होंने कहा कि आज जब बाहरी घुसपैठ और धर्मांतरण जैसी चुनौतियां समाज की जमीन और अस्तित्व पर असर डाल रही हैं, ऐसे समय में अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ना बेहद जरूरी है।
उन्होंने जोर दिया कि भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन ही आदिवासी समाज के अस्तित्व की रक्षा कर सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि कई दशकों के संघर्ष और आंदोलन के बाद केंद्र की तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने साल 2003 में संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद की कार्यवाही की संथाली भाषा में अनुवाद की भी व्यवस्था की गई है। चंपाई सोरेन ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष होने पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने पंडित रघुनाथ मुर्मू के सम्मान में और ओल चिकी के 100 वर्ष पूरे होने पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।